guys, I hope all of you are doing good. I wish a very happy new year to everyone watching this video. चलिए सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जल्दी से. So I am Dimple Parekh, currently pursuing LLM and I am an alumni of NLU Assam. अभी जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे लगा कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी लीगल रिसर्च की फाउंडेशन अभी LLM लेवल पे भी बहुत वीक है. वहाँ से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ एक सीरीज़ जहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट ABC ऑफ लीगल रिसर्च. इस सीरीज़ का ये हमारा सेकंड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था व्हाट इज़ अ रिसर्च, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट को पूछा जाता है जब भी वो लॉ स्कूल में जाते हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं या फिर रिसर्च पेपर लिखते हैं. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपने सोच लिया है कि आपको रिसर्च पेपर लिखना है तो वो पहला स्टेप क्या है जिसको आपको फुलफिल करना है इन ऑर्डर टू राइट अ गुड रिसर्च पेपर. आमतौर पे अगर आप रिसर्च पेपर के लिए या फिर लीगल रिसर्च से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमेशा बताया जाता है कि यू हैव टू चूज़ योर टाइटल. टाइटल का क्या मतलब होता है? इट बेसिकली मीन्स वो टॉपिक जिसके ऊपर आप अपना पूरा रिसर्च पेपर लिखने वाले हैं. बट मैं आपको बता दूं, जब भी हम एक अच्छा रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो पहला स्टेप कभी भी ये नहीं होता है कि आप अपने रिसर्च पेपर का टाइटल चूज़ करेंगे. पहला स्टेप हमेशा ये होता है कि आप गैदर करेंगे स्टडी मटेरियल. ये स्टडी मटेरियल कुछ भी हो सकता है. कोई बुक हो सकती है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, जर्नल्स के आर्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. मैं आपसे ये क्यों कह रही हूँ कि किसी भी रिसर्च पेपर, अच्छे रिसर्च पेपर को लिखने के लिए आपको टाइटल फाइनलाइज करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अपने सारे मटेरियल्स गैदर कर लें. इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिसर्च पेपर का टाइटल पाने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो आपके प्रोफेसर्स हैं वो ऑलरेडी आपको आपके लिए एक टॉपिक चूज़ करके देंगे, आपको उसी पे कंपल्सरीली वो रिसर्च पेपर लिखना होगा कॉलेज में. या फिर कई बार नहीं, बहुत बार टीचर्स स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप वो देखो और फिर उसके बेसिस पे कोई टॉपिक अच्छा सा आप चूज़ करो. पर टॉपिक को चूज़ करने से पहले, मतलब फाइनलाइज करने से पहले कि आपने टॉपिक सबमिट कर दिया है कि अब मैं इसी पे पेपर लिखूंगा, उसके पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप उस टाइटल को सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में रखिए कि भैया ये जो मेरा टाइटल है ये फाइनल नहीं है. पहले मैं जाऊंगा, सारे स्टडी मटेरियल सर्च करूंगा. अगर मुझे इनफ मटेरियल नहीं मिलते हैं मेरे पेपर लिखने के लिए तो हो सकता है कि मैं ये आइडिया ड्रॉप कर लूँ और दूसरा टॉपिक चूज़ कर लूँ. क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस रहा है, मैं पिछले 6 सालों से और अभी मैं LLM कर रही हूँ तो अभी भी मैं रिसर्च पेपर्स लिख रही हूँ. तो जो मेरा तजुर्बा रहा है वो ये है कि कई बार हम आउट ऑफ इंटरेस्ट या फिर क्यूरियोसिटी कोई अच्छा सा टॉपिक चूज़ कर लेते हैं बट हमें मटेरियल नहीं मिल पाते हैं, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन. और ऐसे में क्या होता है ना कि बहुत गड़बड़ हो जाती है. बिकॉज जब तक मटेरियल नहीं होगा हम ना पढ़ पाएंगे कि आज तक किस किस टॉपिक पे लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च कर ली है, कहाँ पर गैप है, या फिर ऐसा कौन सा आइडिया है जो उन रिसर्च पेपर्स में नहीं लिखे गए हैं जो मैं डाल सकता हूँ और अपने पेपर को यूनिक बना सकता हूँ. लॉ की जो ये पूरी जर्नी है ना, ये पूरा एक लर्निंग प्रोसेस है. इसमें हमें हर स्टेज पे कुछ ना कुछ नया सीखना और पढ़ना तो हमें रोज़ ही है. पढ़ाई से मेरा मतलब है रीडिंग न्यू आर्टिकल्स, न्यू बुक्स. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू रीड? ताकि आपको क्लैरिटी हो. अपने रिसर्च पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि क्या क्या बातें हैं जो ऑलरेडी की गई हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको मैं अपने पेपर में लिखना चाहता हूँ. और जब एक बार आप पूरी थॉरो रीडिंग कर लेंगे ना कि आप अपना टॉपिक चूज़ करने के पहले ही पूरा आप रिसर्च कर चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह बुक मार्क करके आपने रख लिया है कि हाँ यहाँ से मैं अपने आइडियाज़ लूँगा. आपको लिटरेचर रिव्यू लिखने में काम आएगा, आपको बिब्लियोग्राफी में काम आएगा, फुट नोटिंग में काम आएगा. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से ही अपना सारे मटेरियल्स को इकट्ठा कर लें. टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें. ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं 5 महीने या 6 महीने का, एट मैक्स 5 मंथ्स का हमारा सेमेस्टर होता है. उस सेमेस्टर में सपोज मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे और मुझे 6 सब्जेक्ट्स में कंपल्सरीली हर 4-5 महीने में रिसर्च पेपर्स देने होते थे, वाइवास देने होते थे, प्रेजेंटेशंस देनी होती थी. तो इससे क्या होता है ना कि हमें पढ़ाई भी करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी है और साथ ही साथ में हमें अच्छी क्वालिटी का रिसर्च पेपर भी लिखना है, वो भी 1 नहीं 6. तो ऐसी सिचुएशन में जहां आपको 6 अच्छे क्वालिटी के रिसर्च पेपर्स लिखने हैं जो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी थॉरो रीडिंग करें और आप सारे स्टडी मटेरियल्स इकट्ठा कर लें. बिकॉज अगर स्टडी मटेरियल नहीं होंगे तो आपको पेपर लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा.
और इतना सारा टाइम एक टोटली नया आइडिया लेकर आना और लिखना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये, बिकॉज हमें लॉ स्कूल में मिड सेमेस्टर्स भी देने होते हैं, एंड सेम भी देने होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स भी करने हैं, डिबेट्स करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपने सारे स्टडी मटीरियल्स रीड करें, और जो अच्छे लगते हैं आपको ऑथेंटिक साइट से जो आपने लिए हैं, कि आपको लग रहा है कि हाँ ये आइडिया यहाँ पर अच्छा है, मैं इसका रेफरेंस अपने रिसर्च पेपर में दे सकता हूँ, उन्हें बुक मार्क ज़रूर करें, या फिर एक फोल्डर अलग से बना लें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में और उसे वहाँ सेव करके रखें। कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमें कोई भी टॉपिक रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, यानी कि मटेरियल्स नहीं मिलते हैं, तो टीचर्स प्रोफेसर्स हमारी बहुत हेल्प कर देते हैं। बट अभी करंटली रिसेंटली मैंने देखा है कि ऐसे बहुत से टीचर्स होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता है कि आप कहाँ से मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं। उनको बस ज़रूरी है कि बस जब डेडलाइन होगी तो आप पेपर अपना सबमिट करना है, ना वो आपको फॉर्मेट बताएंगे, ना वो आपकी स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करने में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना होमवर्क हम खुद करें। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि मेरा मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता अभी रिसेंटली उसने इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है। अगर आप चाहें कि अभी लास्ट मंथ ही लॉज रिप्लेस हुए हैं और आप नेक्स्ट मंथ से ही उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखना स्टार्ट कर दें, जिस रिसर्च पेपर को आपको लेट से 3 महीने में आपको कंप्लीट करके देना है या फिर पब्लिश भी करवाना है, कॉलेज में आपका वाइवा होने वाला है, तो आपको क्या लगता है, जहाँ पर अभी तक लॉ आया भी नहीं है, ठीक है, लॉ आया नहीं है, अभी एनफोर्स नहीं किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि आपको इनफ मटेरियल्स मिल पाएंगे? आप किस चीज़ के बारे में लिखेंगे? अगर आप सोचे भी कि आपको लिखना है, हाँ आप लिख सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज आपको पहले पुरानी वाली आईपीसी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद भारतीय न्याय संहिता बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको सोचना होगा आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप किस चीज़ के बारे में उसमें लिखना चाहेंगे, क्या डिस्कस करना चाहेंगे। ये सभी बातें हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि हम जब भी लॉ स्कूल में हैं, हमें कंपलसरी रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, और आपको 3 या 4 महीने में सिर्फ एक पेपर नहीं लिखना होता है, आपको आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे, जैसे मेरे 6 सब्जेक्ट्स थे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, तो मैंने 6 सब हर सेमेस्टर में मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। अगर प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं तो हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं कि एग्जैक्टली ये टॉपिक है क्या, या फिर क्या हमें लिखना है, क्या हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होगा, तो बहुत सारे इश्यूज आगे आ जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स राइटिंग अ गुड रिसर्च पेपर। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज हमने अपना फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम सेकेंड स्टेप के बारे में आपसे इन डेप्थ बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।